हेलो, मैं हेमलता कुंपावत, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल हमने भारतीय विदेश नीति के इंदिरा गांधी युग के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इंदिरा गांधी युग की आगे की जो उनकी विदेश नीति के जो संबंध थे दूसरे देशों के साथ भारत के, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अमेरिका के साथ अगर भारत के संबंधों की बात करें तो इंदिरा गांधी जी ने भारतीय जो राष्ट्रीय स्वाभिमान था उसको कभी भी आंच नहीं आने दी। उन्होंने शांतिपूर्ण दृष्टिकोण के कारण उत्तर वियतनाम पर अमेरिकी बम वर्षा बंद कर देने और शांति स्थापना के लिए रचनात्मक कार्य किए जाने का आग्रह किया। 1970 के शुरू में जब भारत सरकार ने उत्तर वियतनाम की राजधानी हैनोई में भारतीय कार्यालय के दर्जे को ऊंचा करने का निश्चय किया तो मई 1970 में दिल्ली को छोड़कर भारत के अन्य 5 स्थानों में अमेरिकी सूचना केंद्रों को बंद कर दिया गया। इसी प्रकार श्रीमती गांधी ने हिंद महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा परमाणु अड्डा कायम करने के निर्णय की भर्त्सना की और उसे विश्व शांति के लिए खतरा बताया। बात करते हैं हम चीन की, तो भारत हमेशा से चीन के साथ अच्छे संबंधों का इच्छुक रहा है। 1976 में पीकिंग में भारतीय राजदूत की नियुक्ति भारत और चीन संबंधों की दुनिया में एक नई शुरुआत थी। यद्यपि इंदिरा गांधी को अपने प्रथम कार्यकाल में चीन से संबंध सुधारने की जो आशा थी उसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन इस चीज़ को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि इस दरमियान भारत और चीन के बीच ना तो कोई बड़ा संघर्ष हुआ और ना ही एक दूसरे को अपना शत्रु समझा गया। बात करते हैं हम हिंद महासागर क्षेत्र के। बड़े राष्ट्रों में जिस प्रकार सद्भाव बढ़ रहा था उसी प्रकार विश्व के विभिन्न हिस्सों में बड़े राष्ट्रों में प्रतिस्पर्धा और अपने अपने प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे थे। जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि नौसैनिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप हिंद महासागर क्षेत्र में इन बड़े राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। हिंद महासागर में जो स्थिति बन रही थी उसको देखते हुए अपने लंबे समुद्री तट के कारण भारत को भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित होना बिल्कुल सही स्वाभाविक था। तो भारत ने मांग की कि हिंद महासागर क्षेत्र को बड़े राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा से मुक्त रखा जाए, उसे विदेशी अड्डों और परमाणु अस्त्रों से भी अलग रखा जाए, अछूता रखा जाए। इसलिए यूएनओ की जो महासभा थी उसमें सभी देशों द्वारा भारत की इस इच्छा का समर्थन और स्वागत किया गया। फिर बात करते हैं हम आर्थिक सहयोग पर बल की। इस दशक में आर्थिक सहयोग पर ज़्यादा से ज़्यादा बल देना विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व था। विभिन्न देशों के साथ आर्थिक सहयोग के लिए स्थापित संयुक्त कमीशन भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का विकास खास तौर पर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के लिए तथा प्रादेशिक अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर आर्थिक सहयोग का समर्थन करने के लिए हुआ। भारतीय विदेश नीति में आर्थिक विकास और आर्थिक सहयोग को कितना महत्व दिया गया, विभिन्न गुटनिरपेक्ष सम्मेलनों में जो प्रस्ताव पारित हुए उसमें राष्ट्रमंडलीय सरकारों के अध्यक्षों की बैठक में स्वीकृति, विज्ञप्ति में, अंकटाट की बैठक में, यूएनओ की आर्थिक समस्याओं पर होने वाले विचार विमर्श में इस बात पर सबसे अधिक बल दिया गया। अणु विस्फोट। श्रीमती गांधी ने महाशक्तियों की भ्रांतियों को दूर करने के लिए भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में कूटनीतिक मंच पर प्रस्तुत करने के लिए विश्व में एक नई स्थिति पैदा करने का निर्णय किया। महाशक्तियों के भ्रम और आशंकाओं को दूर करने के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु विस्फोट करके विश्व राजनीति में भारत को एक महाशक्ति के रूप में खड़ा कर दिया और इस सफल भूगर्भीय परीक्षण ने भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। यह विस्फोट अंतर्राष्ट्रीय शांति संतुलन की शतरंज के लिए एक मोहरा था। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी ने हम कह सकते हैं कि विदेश नीति और राष्ट्रीय शक्ति से तालमेल बनाए रखा,
छोटे देशों के साथ उन्होंने मधुर संबंधों पर जोर दिया। विशेषज्ञों का जो महत्व था उसको भी उन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया। छोटे देशों के साथ भारत ने वाशिंगटन, मॉस्को, पीकिंग की तरफ ध्यान दिया था नेहरू युग में। लेकिन अगर हम इंदिरा गांधी के युग की बात करें तो उन्होंने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश थे उनसे घनिष्ठ संबंध स्थापित करने पर बल दिया। इसी प्रकार से विशेषज्ञों का जो महत्व था उसको भी उन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया और इंदिरा गांधी ने विदेश विभाग में नीति निर्माण हेतु नीति नियोजन समिति को विशिष्ट महत्व दिया और उसके चेयरमैन D.P. धर, पार्थ सारथी आदि विख्यात कूटनीतिज्ञ रह चुके थे। इसके अलावा अफगानिस्तान संकट पर भी भारत ने विशेष बल दिया और इस संकट को जल्द से जल्द उन्होंने दूर करने पर बल दिया। उन्होंने यूएनओ में भारत के प्रतिनिधि ने अफगान समस्या के बारे में जो निर्देश दिए थे वो इस प्रकार थे कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान सरकार के आग्रह पर अपनी सैनिक टुकड़ी भेजी है। भारत किसी भी देश में बाहरी सेना की उपस्थिति को अनुचित मानता है और सोवियत संघ ने भारत को आश्वस्त किया है कि अफगानिस्तान सरकार के आग्रह पर उनके सैनिक वापस बुला लिए जाएंगे और इस कारण उनके इस आश्वासन पर अविश्वास करने का भारत को कोई कारण नज़र नहीं आता है। भारत ये आशा करता है कि जो सोवियत संघ है वो अफगानिस्तान की स्वतंत्रता का उल्लंघन भी नहीं करेगा और अशांति एवं बिखराव फैलाने वाली बाहरी शक्तियों का भारत पुरजोर विरोध करता है। अफगानिस्तान के निकट क्षेत्र में अर्थात पाकिस्तान में सैनिक अड्डों की स्थापना और भारी मात्रा में सैनिक सामान पहुंचाने से भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है। इंदिरा गांधी जी ने भारत में नवंबर 1982 में नई दिल्ली में एशियाई खेलों का सफल और शानदार आयोजन करके एशियाई देशों में भारतीय क्षमता और आत्मविश्वास का नया प्रभाव छोड़ा। खेलों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास का भारतीय विदेश नीति में यह एक नवीन तत्व था। इसी प्रकार से 7वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया जो कि सफल रहा और इंदिरा गांधी इस 3 वर्ष के लिए इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्ष चुनी गई। इसी प्रकार एशियाई खेलों का सफल आयोजन बहुत सफल रहा और इंदिरा गांधी ने भारतीय विदेश नीति को एक नए आयाम पर पहुंचाया। उन्होंने भारत और फ्रांस में यूरेनियम की सप्लाई पर एक समझौता किया और 27 नवंबर 1982 को फ्रांस के राष्ट्रपति मिंत्रा भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए। उन्होंने भारतीय नेताओं से आपसी हितों के मामलों पर लंबी बातचीत की और इन बातचीतों के परिणामस्वरूप आपसी सहयोग के विस्तार तथा तारापुर पर समझौता किया गया और फ्रांस की सरकार ने तारापुर परमाणु बिजली घर की पूरी क्षमता से संचालन के लिए हल्के और परिष्कृत यूरेनियम की सप्लाई शीघ्र ही शुरू करना मंजूर किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी के समय में, जो कि स्वयं एक आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है, भारत की जो विदेश नीति जो थी वो एक नए आयामों को छू रही थी और विदेश नीति जो कि नेहरू युग के समय से चली आ रही थी उसने भारत की विदेश नीति को आदर्शवादिता से यथार्थवादिता में परिवर्तित किया। धन्यवाद।